हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, अब उसका एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो उसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो 7th फेज शिक्षक बहाली एग्ज़ाम 2023 लिया जाएगा उसका सेट नंबर हम लोग 3 कवर करेंगे। यह प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 51 नंबर प्रश्न। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम है उसका डेट जो है बीपीएससी के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अगस्त में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके पास जो है महज 90 दिन, इससे भी कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम तक। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेंगू के समय, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, डेंगू के समय रक्तस्राव खाली स्थान दिया गया की संख्या में कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यह होता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है और सेट नंबर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में खाली स्थान दिया गया है, एसिड का असामान्य रूप से उचित प्रतिशत होता है। तो देखिए, पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सिट्रिक एसिड जो है यह खट्टे फलों में जैसे कि नींबू में, संतरा में, इसमें पाया जाता है। दुग्धाम्ल जो है जिसको कि हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, यह दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। टार्टरिक जो है यह इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। इसमें से सही आहार श्रृंखला जो क्रम दिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए घास, फिर चूहा, सांप और बाज। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर देखिए ग्वाइटर एक बीमारी है जो कि किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि की यह बीमारी है, ठीक है। गॉइटर जिसको कि घेंघा भी कहा जाता है, आयोडीन की कमी से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो सौर सेल जो है यह कार्य किस प्रकार से करता है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो यह बैटरी करता है, ठीक है, सेल करता है। यहाँ देखिए सोलर सेल लगा हुआ है, सौर सेल लगा हुआ है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिएगा कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। वायु की अपर्याप्त मात्रा, तो यह गैस जो निर्मित होती है इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह एक जहरीली गैस होती है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, घबराना नहीं है, आप बेसिक पढ़िए। प्रयास करिए कि एक बार आप लोग लूसेंट बुक को जरूर पढ़ लें। सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लूसेंट से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि और लूसेंट का भी मैं आपको कोशिश करूँगा
कि जो इम्पोर्टेंट उसमें से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में उनको कवर करवा दूं। जठर अम्ल खाली स्थान दिया गया है द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा जो है यह पेट में स्रावित होते हैं। विटामिन ए की कमी का परिणाम है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है ये रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। इसमें से देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर रतौंधी होगा इसमें से, तो वर्णांधता नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। वर्णांधता जो है एक जेनेटिक रोग है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर वर्णांतर नहीं होगा, रतौंधी होता है। इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि रतौंधी होता है जीरोप्लेथेलमिया होता है। यहाँ पर देखिए स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो तत्व है यह ऑक्सीजन है, आपको भी पता होगा। दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु जो है उत्तरदायी है? तो इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो ये करना होता है 2 मिलियन। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि राइट आंसर ऑक्सीजन के निर्माण में ये सहायक होते हैं शैवाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर, ये 3 आर जो हैं ट्रिपल आर, ये क्या हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है यह है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए यह जो रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर देखिए PbO प्लस C और फिर यहाँ Pb और प्लस CO, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए C जो है एक अवकारक है, क्या है? C जो है एक अवकारक है। अगला प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो लगभग जो है ये 1% ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इन पर रोंवा होता है, इन्हीं रोए का यह उपयोग करते हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद देखिएगा कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खाली स्थान दिया गया से कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी में जल धाराओं से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टेरलिन खाली स्थान दिया गया एक प्रकार है, टेरलिन किसका एक प्रकार है? तो टेरलिन जो है यह पॉलिस्टर का एक प्रकार है। जॉर्ज जोहान मेंडल, जिनको कि आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, इन्होंने खाली स्थान दिया गया है कि अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने यह प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुरुष के शिशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है इसको ग्लांस कहा जाता है, ग्लांस राइट आंसर हो जाएगा। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? लाल शैवाल जो है यह आमतौर पर पाए जाते हैं जल निकायों में, कहाँ पर? जल निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कंटिन्यू कंटेंट आपके लिए आता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो देखिए जो खट्टा होता है वह अम्लीय होता है, जो कड़वा होता है वह क्षारीय होता है, ठीक है। जिसका भी pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे कि जो हम शुद्ध जल है, खाने वाला जो नमक है, ये सारे उदासीन होते हैं, इनका pH मान 7 होता है। देखिए किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो बेहतर मापक है ये आपका वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा मापता है एमीटर। कौन? एमीटर मापता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र, ठीक है, कायिक कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं उसके जोड़ों की संख्या पूछा गया है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो सामान्य मनुष्य में जो है
23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इकाई कोशिकाओं में गुणसूत्र की जोड़ा पूछा गया तो 22 होगा। यहाँ पर देखिए 22 जोड़ा होता है, फिर इसमें या तो एक्स एक्स का जोड़ा होगा या फिर इसमें एक्स वाई का जोड़ा होगा। ठीक है, तो 22 दूना 44 हो गया और ये जोड़ा होता है इनका। ठीक है, तो आपका 44 2 46 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी के निर्माण में जो शामिल होते हैं ये जीवित जीव और भौतिक कारक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी सजीव जीवों को विटटेकर 1969 के द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों को कितने भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था 5 भागों में। ठीक है, गैस और द्रवों का सामान्य नाम क्या है, तो इनको द्रव कहा जाता है, तरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है। शुक्र का वायुमंडल जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो यह डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। सभी ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताइए। देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अच्छा आप लोग कमेंट करके जरा बताइए कि द्रव्यमान बदलता है या भार बदलता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें से फम्फूद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पादप से संबंधित नहीं है। चलिए उसके बाद फंगी है, ये कवक है। उसके बाद देखिएगा कि मेलाकाइट किसका एक अयस्क है, तो मेलाकाइट जो है यह अयस्क है तांबा का। उसके बाद देखिए रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो यह जो है लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड कर्पुलस जो है यह करता है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो यह उपचार करता है आँखों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 87 नंबर कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। तो वायरस से इसमें से रोग जो है यह कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इसका देखिएगा खसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हवा से कांच की प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी। तो हवा से ये कहाँ रहा है, कांच की प्रिज्म में, तो यह झुकेगी कैसे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अविलंब की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीतल यानी कि ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। तो पीतल क्या है, कॉपर और बताइए किसका यह मिश्रण है, मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का यह मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों का बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा यह क्वेश्चन है। यह चूहा एक हो जाएगा और एक गिलहरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, मृदा कौन सी है, तो यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई के दिन मनाया जाता है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, नहीं पूछा गया है इसमें से। तो देखिए इसमें से जो नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी काठी। देखिए बिहू, चोंगली, नट पूजा, ठीक है, सत्रिया, याद रखेंगे सारे असम के नृत्य हैं। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन है इसमें से, तो फ्रेंड्स यह सोवियत संघ है। उसके बाद देखिए किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, तो ये हुआ था किसके समय, हुमायूं के समय में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का अनुवाद का श्रेय जाता है, तो फ्रेंड्स यह शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह उपनिषदों का फारसी में इसने अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था।
तो देखिए राइट आंसर इसका सूरत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है। तो 1/10 है, आपको भी पता है, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, और इसमें से जो निर्दिष्ट नहीं है यह आपका अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किया गया था 1965 में कृषि मूल्य आयोग की। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्लोर, यहाँ पर देखिए फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है। तो संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों के से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है ये तमिलनाडु और केरल से है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स को, ठीक है। चलिए दास कैपिटल इनकी रचना है, याद रखेंगे। खाली स्थान दिया गया है को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है भूस्खलन को। उसके बाद देखिए निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो ये किया है रजनी कोठारी ने। बिहार के राज्यगीत स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है। अब देखिए बिहार का जो राज्यगीत है इसको आपको पता है कि राज्यगीत कौन है। तो पहले इसको जान लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, सुन लीजिए। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधि तत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है, तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह की बलिदानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन विहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत, लौटेगा हमारा स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। यह है बिहार का राज्यगीत, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके रचयिता हैं कौन, तो सत्यनारायण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका रचयिता कौन है, तो सत्यनारायण है, क्लियर। और इसके संगीत जो दिया है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा के द्वारा रचित है इसका संगीत, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो फ्रेंड्स यह दमन और दीव का हो जाएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के बांडीवास का जो लड़ाई हुआ था उसमें पराजित हुआ था। या अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों के बीच हुआ था बांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका काउंट डी लाली। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 111 नंबर। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने यह लौटा दिया था। उसके बाद देखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो है यह उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए भारत का सूचना का अधिकार है, भारत में सूचना का अधिकार है। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का विधिक अधिकार है। चलो उसके बाद देखिएगा कि लोकहित मुकदमा किससे संबद्ध किया जा सकता है। लोकहित मुकदमा या जनहित मुकदमा, ठीक है, यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों के द्वारा दी जाने वाली जो है एक शक्ति है। न्यायिक सक्रियतावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक नियोजन संबंधित है।
आर्थिक नियोजन जो है यह समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो था यह हैदराबाद का निज़ाम थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटी के समय में हुआ था, कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। तो यहाँ देखिए कैप्टन स्लीमैन दिया गया है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो ये कौन थे? तो यह थे NM लोखंडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो यह स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। उसके बाद देखिए कितने याम्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है 180 डिग्री, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तांबा अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। विख्यात क्षेत्र है खेतड़ी। यह किस राज्य में है खेतड़ी? तो खेतड़ी जो है यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है 123 नंबर। देखिए प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? पिछले वाले सेट में मैंने बताया था कि यह अनुच्छेद 356 है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो यह एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, लॉर्ड मेयो की 1872 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए और इनका मृत्यु स्थान भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संवैधानिक सुधार के। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्लियर है, याद रखेंगे। ये आपका 1919 याद होगा आपको। और एक है मार्ले मिंटो, ठीक है, जो कि 1909। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है प्रायः जलोढ़ मिट्टी। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वन पाया जाता है मैनग्रोव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ज्वारीय वन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो जेंडर बजट जो शामिल था यह शामिल किस में था? तो फ्रेंड्स यह 2008-9 में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें नहीं था, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी इसका नाम था। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसके सदस्य थे, अनुग्रह नारायण नहीं थे। FG सलाई तो थे ही, DJ रीड भी थे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1954 में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 29%। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला जो है एक कठोर अवसादी चट्टान है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर हो जाएगा। दूसरा 1922 में गया में हुआ था। RN माधोलकर ने जो 1912 में अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता किया था। और चित्तरंजन दास 1922 में गया वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है VD सावरकर ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो था यह हर्यंक वंश का था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे, उन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो ये थी उत्पल वंश के। चलिए 16 फरवरी 2023, अब करंट अफेयर है यहाँ से। 2023 से किसने DCA के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? DGCA। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये संभाला है विक्रम देवदत्त। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है?
ये जीता है भारत ने। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो ये जीता है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 2022 वाला कतर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये किसने जीता है? ये जीता है मीराबाई सानू ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इज गुड इज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है के.एम. चंद्रशेखर ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो ये क्या है? नागपुर में। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है 2023 में? तो ये क्या है? केरला ने। उसके बाद देखिएगा कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसमें चुना गया है आपका रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।